एंड आपने काफी बार ये बात सुनी होगी लोगों के मुंह से कि ये तो डायन है, ये तो चुड़ैल है, ये तो इस टाइप की है। आज मैं आपका रियल में डायन से रूबरू करवाऊंगा कि डायन होती कितनी खतरनाक है। और काफी सारे एरियो में तो लोग उसको रक्त पिचासनी भी कहते हैं, क्योंकि डायन का जो प्रिय भोजन होता है, चुड़ैल का जो प्रिय भोजन होता है, वो इंसानों का खून पीना, जानवरों का खून पीना। और ये कहानी जब आप सुनोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा कि भाई इस तरीके से भी होता है। और पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास राजस्थान के रामगढ़ से। विनोद जी के परिवार में मैं आपको बता दूं, विनोद जी के पिताजी, विनोद जी की वाइफ, विनोद जी के 2 छोटे बच्चे और एक विनोद जी की सिस्टर। काफी अच्छे से इनकी दिनचर्या चल रही थी। बस एक चीज की टेंशन थी कि भाई अच्छे से मेरी बहन की शादी हो जाए। अब जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो इनके पास एक रिश्ता अलवर से आता है। अलवर एक शहर है जो रामगढ़ से लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर है। और काफी ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, तो यहाँ पर विनोद देर नहीं लगाता। जो भी उसके पास सेविंग होती है अपनी बहन की यहाँ पर अच्छे से शादी कर देता है। अब जैसे ही साल आधा बीतता है तो विनोद की सिस्टर ये कहती है कि भैया तुम भी अलवर में शिफ्ट हो जाओ, और यहाँ पर काफ़ी बजट फ्रेंडली मकान है, तो कोई इशू वाली बात है नहीं। तो विनोद ये कहता है कि देख बहन, इतना आसान मेरे लिए है नहीं। मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ भाई, उसके लिए ट्रांसफ़र लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मुश्किल से लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं तो विनोद जी का इत्तिफाकन ट्रांसफ़र हो जाता है अलवर शहर में। और विनोद जी शिफ्ट हो जाते हैं अलवर में। अभी मकान खरीदा नहीं होता, लगभग 2 से 4 महीने वहां पर बिताते हैं और एक मकान की बात करते हैं। जो इनका मकान रामगढ़ में पड़ा हुआ होता है उसको सेल कर देते हैं। कुछ पैसे अपनी तरफ से मिलाकर ये एक मकान खरीद लेते हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इनका जीवन यापन हो रहा था। एक दिन इनको रामगढ़ से बुलावा आया कि भाई साहब, जो आपने मकान हमको सेल किया है इसकी रजिस्ट्री आप कल करवा लो, नहीं तो उसके बाद हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर विनोद जी ने अपना दिमाग दौड़ाया और इधर साल का लास्ट भी था, तो विनोद जी ने ये कहा कि बैंक से ज़्यादा छुट्टियाँ तो मिलेंगी नहीं, क्यों ना ऐसा करता हूँ, एक दिन की छुट्टी लेकर मैं आज शाम को ही निकल जाऊँगा रामगढ़ के लिए। और विनोद जी लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे अपने घर पहुंचते हैं और सीधा अपने 1-2 जोड़ी कपड़े लेते हैं, गाड़ी में रखते हैं और अपने परिवार से ये कहते हैं कि कल शाम तक मैं रामगढ़ से आ जाऊंगा, क्योंकि कुछ एक कागजी कार्रवाई का काम है। अब जैसे ही अपने गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तो एक पड़ोसी इनको टोक देता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। और ये जो पड़ोसी होता है, जो थोड़ा बहुत ये समझ लो आप ज्योतिषी चार्य टाइप का होता है, कुछ एक इसको नॉलेज भी होती है कि कोई भी आने वाली घटना है तो इसको पहले आभास हो जाता था। तो यहाँ पर वो विनोद ये कहता है, अंकल जी ऐसी ऐसी बात है, मुझे रामगढ़ जाना पड़ रहा है, उस मकान की रजिस्ट्री भी है, 2-4 सरकारी काम और भी हैं, वो निपटाने बड़े ज़रूरी हैं। तो अंकल जी ये कहते हैं बेटा हो सके तो आज तुम रहने दो, फिर कभी चले जाना। तो यहाँ पर विनोद ये कहता है, अंकल जी आपकी बात सही है, लेकिन मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, रुकना तो बनता ही नहीं है। यहाँ पर विनोद अपनी कार स्टार्ट करता है और चल देता है और इधर समय लगभग 6 बज जाते हैं। और विनोद ने ये सोचा था भाई 5 घंटे का रास्ता है, 6 बजे चलाऊं तो 11 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा। अब जैसे ही रात के 10 साढ़े 10 बजते हैं और रामगढ़ के रास्ते में कुछ एक जंगल भी आता है, कुछ एक ऐसी खाइयाँ टाइप की आती हैं जो छोटी छोटी खाइयाँ होती हैं। और जैसे ही उस एरिए में विनोद की गाड़ी पहुंची, सड़क भी बीच में टूटी फूटी थी, तो विनोद की गाड़ी वहां पर बंद हो जाती है। विनोद ने काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उसने एक ये बात सोची, क्यों ना मैं बोनट खोल कर देखूं, क्या पता क्या मसला है। अब जैसे ही विनोद अपनी गाड़ी से उतरा और बोनट अभी उसने खोला ही था, तो उसको क्या लगा कि भाई जो बराबर में खाई है वहां पर नीचे कहीं कोई आग जलाकर बैठा है।
अब जैसे ही विनोद ने नीचे की तरफ झांका तो क्या देखता है, दो औरतें वहां पर आग जलाकर बैठी हैं और उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो आग के गोल गोल घूम रही हैं और पता नहीं किस भाषा में बात कर रही हैं। और विनोद भी उनको देखते देखते इतना मगन हो गया कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई मैं क्या देख रहा हूं। एकदम से विनोद का पैर टकराता है किसी पत्थर से और पत्थर की जब आवाज होती है तो उन्हीं औरतों की उन पर नजर पड़ती है और जैसे ही विनोद को देखती हैं तो विनोद इधर अपनी गाड़ी में भागता है और जैसे ही सलाम मारता है 2-3 बार तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और विनोद यहां से चुपचाप निकल जाता है। और मैं आपको बता दूं वो और कोई नहीं होता, वो चुड़ैल होती हैं, वो डायने होती हैं। अब जैसे ही 11, साढ़े 11, 12 बजे विनोद वहां पहुंचता है, एक कमरा अरेंज करता है और अगले दिन की जो भी बात होती है अपना काम कुम निपटाता है। और ये सब करने कराने में फिर से विनोद को लगभग शाम के 5:30 से 6 बज जाते हैं। विनोद अपना उधर से निकलता है क्योंकि उसको छुट्टी तो करनी नहीं थी, बैंक की तरफ से डंडा भी तगड़ा था। अब जैसे ही उसी लोकेशन में फिर से विनोद पहुंचता है तो क्या देखता है कि एक औरत और एक लड़की खड़ी हुई है और इस तरीके से इसकी गाड़ी को हाथ दे रहे हैं कि जैसे भाई इनकी गाड़ी कहीं मिस हो गई हो और इनका कहीं जाना बहुत जरूरी हो। विनोद यहाँ पर गाड़ी रोक लेता है और ये सोचता है यार मैं भी तो गाड़ी में अकेला ही हूँ, चलो 2 जने बैठेंगे तो बंदा हंसता बोलता चला जाएगा। अब ये जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं और 10-15 मिनट के बाद विनोद क्या सोचता है यार म्यूजिक सिस्टम अपना ऑन करूं। ये माता के भजनों का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था और जैसे ही इसने भजन कनेक्ट किए अपनी कार में तो जो पीछे बुढ़िया बैठी हुई थी जो बोल तक नहीं रही थी तो उसने कहा बंद कर दे, ये सब बंद कर दे, हमारे सिर में दर्द हो रही है। काफी ज्यादा ये लोग हल्ला मचाने लगे, बोले भैया बंद कर दो। तो यहाँ पर विनोद वो सब बंद कर देता है और ये सोचता है कि भाई किस टाइप के लोग हैं, मेरी कार है और दादागिरी ये दिखा रहे हैं। मुश्किल से 15-20 मिनट का सफर और बीतता है तो यहाँ पर जो पीछे बैठी हुई लड़की है वो ये कहती है कि भैया मुझे बड़ी तेज प्यास लग रही है, कहीं कोई ऐसी जगह दिखे तो रोक लो, मैं पानी पी लूं। तो यहाँ पर विनोद कहता है चिंता मत करो, कुछ एक थोड़ा गांव का एरिया आने दो, मैं अपने आप रोक लूंगा, आराम से पानी पी लेना। और ये बताओ तुमको उतरना कहाँ है। विनोद ने 3-4 बार ये क्वेश्चन कर चुका था कि तुम्हें उतरना कहाँ है, कुछ भी इनका तरफ से जवाब नहीं आ रहा था, ना ये कुछ बोल रहे थे। अब जैसे ही गांव का एरिया आता है तो क्या होता है, वहां पर ये लोग उतरते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फिर से गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और इधर अलवर भी आने को था, विनोद अपने शीशे में जो मिरर शीशा लगा हुआ होता है तो उसमें देखता है कि भाई अभी तक तो एक बुढ़िया भी बैठी हुई थी लेकिन अब इस कार में बुढ़िया नहीं दिख रही, खाली वो लड़की बैठी हुई दिख रही है। तो विनोद ने यहाँ पर उस लड़की से पूछा कि भाई वो तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारी आंटी कहाँ है। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोली। तो फिर से उस लड़की से ये पूछता है कि भाई तुम्हें उतरना कहाँ है। तो यहाँ पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती। तो विनोद ये कहता है कोई बात नहीं, अपना शहर आने वाला है, कहीं किनारे पर इसको उतार दूंगा। अब जैसे ही इनका अलवर शहर आता है और उस लड़की से कहता है कि अब उतरो, इससे आगे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाने वाला, और दरवाज़ा खोलता है, चुपचाप वो लड़की उतर जाती है। उसके बाद सीधा विनोद अपने घर जाता है और जैसे ही घर पहुंचता है तो यहाँ पर विनोद के काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द होने लगती है, हल्का हल्का उसको फीवर महसूस होने लगता है। अपनी पत्नी से कहता है कि भाई कोई दवाई पड़ी है तो मुझे दे दे, थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही। और जैसे ही उसकी पत्नी दवाई देती है चुपचाप अगला सो जाता है और उठता कब है, अगले दिन की शाम को 4 बजे। और भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं विनोद को तो बैंक जाना था। अब जैसे ही 4 बजे उठता है और घड़ी देखता है तो चौंक जाता है, अपने घर में लड़ता है अपनी पत्नी से कि मुझे बैंक जाना था, तूने मुझे उठाया ही नहीं। तो यहाँ पर उसकी पत्नी ये कहती है मैंने आपको 4 से 5 बार उठाया है, पापा ने भी उठाया है, आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो हमने भी सोचा कि चलो भाई तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य इनका थोड़ा 19-20 होगा, तो हमने कोशिश भी नहीं करी। अब यहाँ पर विनोद जैसे ही उठ के अपने बाहर के दरवाजे तक आया है फिर से वो एकदम से नीचे गिर जाता है और जैसे ही गिरता है तो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। और
4 दिन के बाद विनोद को होश आती है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ क्या हुआ, और एकदम से उसकी घरवाली बताती है कि आप तो 4 दिन तक बेहोश थे और हम आपको इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं। विनोद ने वो सारी बातें अपनी घरवाली को बताई, जो जो रास्ते में उसके साथ घटा था, जो लड़की मिली थी, जो वो चुड़ैलें उसने देखी थी। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई साहब इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको घर ले जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब जैसे ही विनोद जी घर आते हैं और अपने घर की दहलीज को जैसे ही क्रॉस करते हैं, फिर से गिरते हैं और फिर से वही प्रोसेस करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि विनोद जी इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे तैसे इनकी 13वीं होती है और लगभग 13वीं के 4 दिन के बाद क्या होता है, इनकी बिटिया सोई हुई होती है जिसकी आयु लगभग 5 से 6 वर्ष होती है, एकदम से चिल्लाकर उठती है, मम्मी मम्मी। तो यहाँ पर उसकी मम्मी कहती है बेटा क्या हो गया, तो यहाँ पर वो ये कहती है कि मैंने एक औरत देखी है जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है और ऐसे कर रही है कि मुझे वो मार देगी मम्मी, मुझे वो मार देगी। इस तरीके से उसने चीखना चिल्लाया बिटिया ने, और उसको डॉक्टर के पास लेकर गए क्योंकि उसकी भी तबीयत गड़बड़ हो चुकी थी, बुखार वगैरह। और डॉक्टर को 2-3 दिन वहां पर एडमिट किया। जब डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, घर ले जाओ, और हफ्ते तक फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उस बिटिया ने भी दम तोड़ दिया, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी भी जब 13वीं वगैरह निपटी फ्रेंड्स, क्या होता है उनके घर एक कुत्ता था, और जैसे ही रात के 11-12 बजे किसी वजह से विनोद की पत्नी उठती है बाथरूम वाथरूम करने के लिए, एकदम से चीखती है, और जैसे ही चीखती है तो यहाँ पर विनोद के जो पिताजी होते हैं उठ कर आते हैं, बोले बेटा क्या हो गया। तो विनोद की पत्नी ये कहती है कि पापा ये देखो, जो विनोद का जो डोगी था, कुत्ता था फ्रेंड्स, वो 2 पार्ट में फटा हुआ था। और यहाँ पर विनोद के पिताजी समझ गए कि भाई कुछ मसला और है, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से हमारा घर उजड़ता जा रहा है। विनोद जी के पिताजी ने उन्हीं पड़ोसियों से पूछा, तो जो जानकार थे उनके पड़ोसियों ने ये कहा कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। और ये जो तांत्रिक बाबा थे कोई ऐसा नहीं था कि आप सोचो कि पैसे की डिमांड वाले, कोई पैसा खींचने वाले। अब वो बाबा जी जैसे ही इनके घर की तरफ आए तो भाई अंदर नहीं गए, तो यहाँ पर जो विनोद के पिताजी थे वो बोले बाबा आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। बोले भाई तुम्हारे घर में जो भी चुड़ैल है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इस घर में गया तो कहीं ऐसा ना हो ये हमको भी मार दे, हम इसको घर से भगाएंगे, इसको घर से दूर करेंगे, बस अपने ठिये पर बैठ के, अपने अड्डे पर बैठ के, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। अब जैसे ही बाबा अपने ठिये पर जाते हैं, इधर विनोद जी के पिताजी होते हैं, तो उनसे ये पूछते हैं, बोले भाई ये बताओ तुम्हारा बेटा कुछ दिन पहले बाहर गया था। तो यहाँ पर उसके पिताजी कहते हैं हाँ जी बाबा जी बाहर तो गया था। बोले कोई घटना उसके साथ हुई थी। विनोद के पिताजी बोले मुझे तो पता नहीं है, उसकी पत्नी को पता होगा। तो बोले उसकी पत्नी को बुलाओ। अब जैसे ही उसकी पत्नी आई बाबा जी के सामने, तो उसने सब कुछ बताया जो विनोद ने एडमिट जब हॉस्पिटल में था, तो विनोद ने एक एक बात बताई थी। तो यहाँ पर बाबा जी ये बोले भाई जिस कार से वो चुड़ैल तुम्हारे घर के अंदर आई है, उसी कार से ही हमको उस चुड़ैल को बाहर भगाना पड़ेगा, बाकी कुछ एक पूजा मंत्र मुझे करने पड़ेंगे। और इस कार को तुम कहीं कहीं ऐसे जंगल में छोड़ आना जो किसी के हाथ लगे ना, और इसको बेचना मत, नहीं तो जिसके घर ये कार जाएगी उसके घर का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विनोद के पिताजी होते हैं, क्योंकि जो कार होती है कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तो होती नहीं है, उसी कार को ही किसी जंगल में छुड़वा देते हैं, कुछ एक इधर मंत्र जाप होते हैं। तो यहाँ पर जो विनोद की वाइफ होती है, विनोद का बेटा होता है, अब कोई दिक्कत का इनको सामना नहीं करना पड़ रहा, अब ये बिल्कुल ठीक थे। और फ्रेंड्स ये पूरी स्टोरी किसी और ने नहीं, मुझे विनोद के बेटे ने भेजी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन्होंने मेरे को भेजी और बोले अजय भैया ऐसे ऐसे हमारे पिताजी के साथ हुआ था, और उसके बाद जो भी नौकरी थी अब मुझे मिल चुकी है, मैं भी बैंक में जॉब करता हूँ,
और ये पूरा इंसिडेंट आज भी समझ लो हमारी मम्मी ये कहती है कि मेरी आंखों के सामने है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।